हेलो एवरीवन, एमपीएसआई 2022 के लिए मैथ्स का ये है पार्ट 9 और इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं 28 अक्टूबर 2017 का शिफ्ट 2 का पेपर। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन या फिर सबसे बड़ा भिन्न बताना है इन चारों में से। यहाँ पर नंबर ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो हम डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 5/6 से डिवाइड करेंगे तो 0 लगाकर पॉइंट और 5 के बाद हम 0 लगा सकते हैं तो ये 8 बार डिवाइड हो जाएगा 0.8। ऐसे ही यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे 37 बार 0.7। 2/7 को 0 पॉइंट लगाकर 0 लगा दिया, 7 से 2 बार 14 बार चला जाएगा और यहाँ पर भी पॉइंट लगाकर हम 0 लगाएंगे तो 3 बार 9। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है 0.8। ये हो जाएगा आंसर, पहला ऑप्शन 5/6। या फिर इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर पहले हम दो नंबर में देखेंगे, पहले 5/6 और 3/4 में। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 4 में 20 मिलेगा और 3 × 6 18। इन दोनों में से बड़ा है 20 तो 5/6 बड़ा हो जाएगा और छोटा हमें नहीं देखना है तो 3/4 हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ा वाला फ्रैक्शन बताना है। अब हम देखेंगे 5/6 और अगले नंबर 2/7 में। तो 5/6 और 2/7 में देखेंगे कि कौन बड़ा है। यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 7 में 35 और 2 × 6 12। इन दोनों नंबर्स में 35 बड़ा है तो 5/6 बड़ा हो जाएगा। अब 5/6 के साथ हम लास्ट नंबर देखेंगे 5/6 और 1/3 में कौन सा बड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 15, 1 × 6 6। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 15, तो 5/6 सबसे बड़ा फ्रैक्शन या भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य दिया गया है 400 नींबू का जो कि बराबर है विक्रय मूल्य के 320 नींबू के, तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य दिया गया है 400 लेमन्स का या 400 नींबू का जो कि बराबर है 320 नींबू के विक्रय मूल्य के सेलिंग प्राइस के। यहां से हम सीपी और एसपी का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का रेशो निकालेंगे। एसपी को डिवाइड में लिया है क्योंकि इनटू में था, यहां पर हो गया 320 डिवाइड में 400। कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, 4 से 8 बार और 4 से 1 0, 2 से 4 बार और 2 से 5 बार। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो हमें मिल गया 4:5, जिसमें 4 है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य और एसपी हो गई सेलिंग प्राइस 5। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें प्रॉफिट लेना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना है 5 - 4 1 का और डिवाइड में हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं क्रय मूल्य जो है 4 × 100। डिवाइड कर देंगे 4 से 25 बार कैंसिल हो जाएगा तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 25%। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, यहाँ पर 4 बेल्स या फिर 4 घंटियां दी गई हैं जो कि 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट के इंटरवल पर के अंतराल पर बजती हैं और वो सभी घंटियां एक साथ 12 बजे बजती हैं, तो दोबारा एक साथ वो कब बजेंगी। जब भी कभी क्वेश्चन में घंटियों के एक साथ बजने का टाइम पूछा हो तो हम एलसीएम ही लेते हैं। ये सारे टाइम इंटरवल दिए गए हमें और इन सब का हमें एक साथ बताना है कि एक साथ वो दोबारा कब बजेंगी, तो हम इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, इन सभी टाइम का, और जितना एलसीएम आएगा उतने ही टाइम बाद वो दोबारा बजेंगी। तो टाइम कितना है, पहले है 30 मिनट, इन सभी को हम मिनट मिनट में चेंज कर लेते हैं। 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। अब 1 घंटा और 30 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 और 30 मिनट और, तो 60 और 30 हो गए 90 मिनट। इसके बाद आखिरी क्या दिया गया है 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा मतलब 60 मिनट और इसमें 45 और जोड़ देंगे तो 5 और 10 105। ये हो गया 105 मिनट। अब इन सभी का हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम के लिए सबसे बड़े नंबर की टेबल में हम एक ऐसा नंबर देखेंगे, 105 की टेबल में ऐसा नंबर देखेंगे जो कि इन बाकी नंबर को भी डिवाइड कर दे, तो इन सभी का एलसीएम आ जाएगा 1260 और ये 1260 किस में चल रहा है, मिनट में। तो वो चारों घंटियां 12 बजे के बाद, 12 बजे बजी थी एक साथ,
12 बजे के बाद इतने मिनट बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। तो मिनट तो बहुत ज़्यादा है, हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम घंटे में चेंज कर लेते हैं। घंटे में चेंज करने के लिए इसमें हम डिवाइड कर देंगे 60 का, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, घंटे के लिए हम डिवाइड कर देंगे 60 का। 0 से 0, 6 से 2 बार और 1 बार, 21 घंटे। तो 21 घंटे बाद वो दोबारा से बजेंगी। पहले 12 बजे बज गई थी और 12 बजे दोपहर में है, मतलब पीएम चल रहा है, तो 12 पीएम पर बजी। 12 पीएम के बाद हम 21 घंटे बाद और देख लेंगे कितने होंगे। 12 बजे दोपहर में, तो अगर 12 से दोबारा से हम 24 घंटे कर दें तो दोबारा से 12 बज जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें 24 घंटे आगे नहीं 21 घंटे आगे जाना है, तो 3 घंटे हम पीछे आ जाएं। तो 12 से 3 घंटे पीछे आएंगे हम, तो कितने बजेंगे? 9 बजे, और 9 हो जाएंगे एएम के, सुबह के। ये हो जाएगा आंसर। 12 बजे बजी थी, 12 बजे के बाद 21 घंटे बाद दोबारा से बजेंगी, तो अगले दिन सुबह 9 बजे वो एक साथ बज जाएंगी। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जो इतनी स्पीड से जाते हुए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हुए वह एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? यहाँ पर हमें ट्रेन की लंबाई बतानी है जो कि एक खंबे को पार कर रही है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर चाल कितनी दी गई है? 60 किलोमीटर पर आवर, तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे 60। अब यहाँ पर ये सेकंड दिया गया है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये पूरा हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। फिर इक्वल, ट्रेन वाले क्वेश्चंस में दूरी की जगह पर या डिस्टेंस की जगह पर हम दो चीजें लिखते हैं, एक तो ट्रेन की लंबाई, दूसरा वो जिसको पार कर रही है उसे। तो यहाँ पर वो एक खंबे को पार कर रही है, एक पोल को, तो एक पोल या खंबे के लिए हम लंबाई नहीं लेते हैं, 0 लेते हैं। तो यहाँ पर हम केवल ट्रेन की लंबाई ही लेंगे। ट्रेन की लंबाई के लिए हम L ले रहे हैं। मान लिया ट्रेन की लंबाई है L, पार करने में समय लग रहा है 30 सेकेंड का। यहाँ से हम L की या फिर ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 60, 30 डिवाइड में था, इंटू में आ जाएगा 30 इंटू 60 इंटू 5, और ये डिवाइड में 18 ही है। यहाँ पर बचा केवल L। इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 से 3 बार डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 0, 3 से ये 10 बार, 10 10 और 5, 500 हो गया। तो ट्रेन की लंबाई हो गई 500 मीटर। आंसर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो 6.25 की पावर है 1/2। इसमें पहले हम आधे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व कर लेंगे, बाद में नीचे को करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। ये 6.25 की पावर दी गई है 1/2, फिर इनटू में है 0.0144, और इसकी पावर लगी हुई है 1/2 और है प्लस में 1। पहले हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। 6.25 है, पॉइंट हटा देंगे हम, तो डिवाइड में हम 2 0 लिख सकते हैं, इसका मतलब डिवाइड में हम 100 लिख सकते हैं। पावर लगी हुई थी इनकी 1/2, इनटू में सेम यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे, तो ऊपर बचेगा 144 और डिवाइड में आ जाएगा 1 2 3 4, 4 0 आ जाएंगे, और इसकी पावर है 1/2। 1/2 का मतलब ये रूट में है, प्लस 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 1/2 होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो रूट है। अगर हम 25 की पावर 1/2 लगा दें, इसका मतलब होता है कि 25 ये स्क्वायर रूट है। तो इससे बाहर निकल कर क्या आएगा? 5। तो यहाँ पर 625 में से बाहर निकल कर क्या आएगा? 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625, या 25 का वर्ग होता है 625। उसी तरह से 100 का हो जाएगा 10, फिर इनटू, या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 625 था, 625 को हम कैसे लिख सकते हैं? 25 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। और इस 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर या 10 का वर्ग, और पावर क्या लगी हुई थी? 1/2। उसी तरह से 144 किसका होता है? 12 का, तो हम 12 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर 144 ही तो होता है, और यहाँ पर हम 100 का स्क्वायर लिख दें, और पूरे की पावर लगी हुई है 1/2।
या फिर हम स्क्वायर रूट करके भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा +1। अब यहाँ पर 25 का भी स्क्वायर है और 10 का भी स्क्वायर है, तो हम ये पावर 2 इन दोनों के एक साथ में लगा सकते हैं हम। तो यहाँ से हम 2 हटाकर एक साथ पावर लगा दें, 25/10 की पावर हो जाएगी 2। उसी तरह से यहाँ पर हम नीचे वाला 2 हटाकर इन दोनों की पावर एक साथ लगा देते हैं, 12/100 की पावर हो जाएगी 2। और यहाँ पर भी ये 2 है। अब पावर के ऊपर पावर है, और जब किसी भी नंबर के ऊपर पावर लगी होती है तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन्हें सॉल्व करेंगे हम 2 × 1/2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25/10 और इसकी पावर 1 हो जाएगी, इसका मतलब 25/10 ही रहेगा। और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो इनटू में आ गया 12/100 और ये +1। अभी हमने कुछ भी सॉल्व नहीं किया है, केवल हमने ये ब्रैकेट को हटाया है। जो ब्रैकेट दिए गए थे बॉड मास के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, फिर डिवाइड भाग देते हैं, मल्टीप्लाई, फिर ऐड करते हैं प्लस, और फिर सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस या घटाते हैं। तो ब्रैकेट सबसे पहले हमने हटा दिए। अब हम डिवाइड देखेंगे तो डिवाइड तो यहाँ पर है नहीं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू वाली चीज पहले सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई में है, हम डिवाइड कर सकते हैं। 25 से 100 को डिवाइड करेंगे 4 बार, और 12 को 4 से डिवाइड कर दें 3 बार। अब यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड में 10 +1। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम तो आएगा नीचे 10 का 10 में डिवाइड 1, और 1 × 3 3। फिर यहाँ कुछ नहीं है, 1 मान लिया, 1 का 10 में तो 10 आ जाएगा, 10 × 1 10, तो +10। 10 और 3 ये हमें मिल जाएगा 13/10। ऊपर वाले पार्ट को हमने सॉल्व किया तो 13/10 मिल गया। अब हम नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये है 0.027 और इसकी पावर लगी हुई है 1/3। 1/3 मतलब हो गया क्यूब रूट या घनमूल। 81 की पावर लगी है 1/4। यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर बचेगा 27, और डिवाइड में पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है, तो नीचे 3 0 आ जाएंगे। पावर आ जाएगी इनकी 1/3 इंटू इस 81 को हम ऐसा नंबर में लिख सकते हैं कि जिसकी पावर 4 हो जाए, जिससे 4 और 4 कैंसिल हो जाए। तो 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर में लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 मतलब 81 होता है, और ये पावर 1/4। सेम इसी तरह से यहाँ पर पावर लगी हुई है 3, तो अंदर वाले नंबर को हमें ऐसा नंबर लिखना है कि पावर 3 की फॉर्म में आ जाए। तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं कि पावर 3 जैसा बन जाए, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 मतलब क्या हो गया 27, और इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इस पूरे के ऊपर पावर लगी हुई है 1/3 इंटू यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 1/4, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा 1, और 1 का मतलब उतना ही होता है, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। 3 की पावर 1 मतलब कि 3 ही है। इसी तरह से हम 3/10, यहाँ इसके ऊपर भी पावर 3 है और 10 के ऊपर भी पावर 3 है, तो हम इनको एक साथ लिख सकते हैं पावर की तरह। 3 और 10 इन दोनों की पावर हमने एक साथ लगा दी 3, और इसके ऊपर भी पावर लगी हुई है 1/3। तो यहाँ पर पावर के ऊपर पावर, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1 इक्वल टू, यहाँ पर कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो 3/10 और ये इंटू 3। तो 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 9 डिवाइड में 10। तो नीचे वाले पार्ट को हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 9/10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ऊपर वाले को सॉल्व किया था हमें मिला था 13/10, और इसके डिवाइड वाले पार्ट को जब सॉल्व किया था तो हमें मिला था 9 डिवाइड में 10। अब यहाँ पर दो नंबर हैं, फ्रैक्शन है, भिन्न है, जो कि खुद आपस में डिवाइड में है, तो 9/10 ऊपर चला जाएगा तो पलट जाएगा 13/10, और डिवाइड का साइन हटकर ये क्या हो जाता है, ये भाग का साइन है, डिवाइड कर रहे हैं तो इसके जगह पर आ जाता है इंटू, और नीचे वाला नंबर ऊपर जाता है और पलट जाता है। 9/10 की जगह हो जाएगा 10/9।
10 से 10 कैंसिल, तो ये मिल जाएगा 13/9। ये हो जाएगा आंसर 13/9, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर व्हील। एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या दी गई है 1.75 मीटर। तो हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस या फिर चक्करों की संख्या बतानी है 11 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में, और जिसमें पाई की वैल्यू दी गई है, पाई हमें लेना है 22/7। तो एक वृत्तीय पहिया है, मतलब कि एक वृत्त हम बना लेते हैं। ये एक वृत्तीय पहिया हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक, केंद्र से लेकर इसकी परिधि तक को जोड़ने वाली लाइन को हम त्रिज्या कहते हैं। ये हो जाएगी 1.75 मीटर, जो कि क्वेश्चन में दी गई है। यहाँ पर हमें चक्करों की संख्या बतानी है, रिवॉल्यूशंस की संख्या बतानी है 11 किलोमीटर तक जाने में। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। तो जब ये पहिया चलेगा, मान लो ये इस डायरेक्शन में पहिया चल रहा है, तो जब इसका एक चक्कर पूरा होगा तो वह इस पहिए के सर्कमफ्रेंस या परिधि की दूरी के बराबर होगा। परिधि या सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। r मतलब त्रिज्या। इस फॉर्मूले से हम एक चक्कर में तय की गई दूरी हम पता कर सकते हैं। परिधि या फिर सर्कमफ्रेंस ही हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये बाहर वाली ये दूरी है, अंदर की दूरी तो क्षेत्रफल होती है। तो रोड पर चली गई हम उतनी दूरी ले रहे हैं जितने में इस वृत्त की पूरी परिधि इस रोड को स्पर्श कर ले या टच कर ले। मान लो इस पहिए के अंदर हमने यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया, तो इस पहिए की परिधि या सर्कमफ्रेंस क्या होता है? इस पॉइंट से लेकर जाकर फिर दोबारा से इसी पॉइंट तक आने में कितनी दूरी होती है, वही इसकी परिधि होती है या सर्कमफ्रेंस। तो जब ये पहिया इस रोड पर इस तरफ चलेगा तो पहले इस पहिए की ये वाली सतह इस रोड पर टच करेगी, स्पर्श करेगी। फिर जब ये घूमता हुआ आएगा तो ये वाली इधर होगी, फिर ये वाली इधर टच होगी, और फिर परिधि का ये वाला हिस्सा फिर इस तरफ आ जाएगा यहाँ तक, और फिर ये लास्ट का हिस्सा मान लो यहाँ तक आ गया। तो यहाँ तक की दूरी हो गई। यहाँ तक की दूरी जितने में इस वृत्त की परिधि ने इस रोड को स्पर्श कर लिया होगा, यहाँ तक की दूरी में। तो इस तरह से एक चक्कर में तय की गई दूरी हम निकाल रहे हैं वृत्त के सर्कमफ्रेंस से या फिर वृत्त की परिधि से। वृत्त का क्षेत्रफल नहीं ले रहे हैं, हमें केवल परिधि देखना है, मतलब ये बाहर वाली दूरी। तो अगर हम कुल तय की गई दूरी जो कि 11 किलोमीटर है, उसमें अगर हम एक चक्कर में तय की गई दूरी से डिवाइड कर दें या भाग कर दें तो हमें चक्करों की संख्या मिल जाएगी। या फिर हम चक्करों की संख्या में एक चक्कर में तय की गई दूरी से गुणा कर दें। एक फॉर्मूला बना सकते हैं हम। मान लो चक्करों की संख्या मान लेते हैं कि x है। 11 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगे? x चक्कर लग गए। तो इन चक्करों में उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी? जो कि उसने एक चक्कर में तय की गई होगी, जो कि हो जाएगी 2πr। तो इस तरह से हमें कुल दूरी पता चल जाएगी x चक्करों में जितनी उसने की होगी, और वो हमें दी गई है 11 किलोमीटर। और इस 11 किलोमीटर को हम मीटर में लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या मीटर में दी गई है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 11 किलोमीटर में कितने होंगे? 11,000। अब ये हो गया मीटर में। ये पूरा सॉल्यूशन, पूरी इक्वेशन मीटर में है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। चक्करों की संख्या x इंटू 2 इंटू पाई की जगह पर हमें 22/7 लेना है, और r या फिर त्रिज्या कितनी है? 1.75 इंटू 1.75 इक्वल टू 11,000। अब यहाँ पर पॉइंट हटाकर हम नीचे 2 जीरो लिख सकते हैं, तो ये पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, तो 7 से इसको 175 को डिवाइड करें तो 7 2 = 14, 15 16 17, 3 बचे, 7 5 = 35। 25 से 100 को 4 बार डिवाइड करेंगे, और इस 2 से ये 4 2 बार चला जाएगा, और इस 2 से ये 22 1 बार और 1 बार। 11 से कैंसिल होगा, ये 11,100। तो अब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर केवल x बचा। तो x इक्वल टू कितना मिल गया हमें? 1000। तो चक्करों की संख्या मिल गई 1000। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स। 10 नंबर्स का औसत 15 है। तो इस एवरेज में या औसत में यह पाया गया
कि 36 के स्थान पर 36 की जगह पर 26 काउंट कर लिया गया है। तो हमें करेक्ट एवरेज या सही औसत बताना है। 36 की जगह पर 26 लिख दिया, तो हमें 26 को हटाना पड़ेगा और 36 को लाना पड़ेगा। उसके लिए हमें इन सभी 10 नंबर का सम या औसत पता करना पड़ेगा। तो दिए गए औसत में या एवरेज में जब हम कुल संख्या का या टोटल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सम या योग मिल जाता है। यहाँ पर औसत है 15, कुल संख्या है 10। यहाँ पर हमें इन सभी 10 नंबर का योग मिल जाएगा जो कि 150 होगा। 15 × 10 150। अब इस 150 में एक गलती है कि लिखना था 36 लेकिन गलती से लिख दिया 26। इसका मतलब 10 कम हो गए, तो हमें 10 बढ़ा देने चाहिए इसमें, तो बैलेंस हो जाएगा। जितने नंबर कम हुए हैं उतने नंबर हम बढ़ा देंगे। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कुल योग या कुल संख्या कितनी है 150, कुल सम हो गया 150। इसमें से हमें जो गलत लिख दिया था उसको हटाना है, मतलब 26 को हटाना है तो -26 कर देंगे और लाना किसे है, सही नंबर को जो 36 है। तो हम जो सही नंबर है उसको हम प्लस कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये भी उतना ही होगा, 150 माइनस करेंगे तो 10 प्लस 10, ये प्लस का साइन बड़ी संख्या के आगे है तो हम प्लस का साइन ले रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर दिया तो 10 हो गया। ये हो जाएगा 160। अब ये 160 क्या है, सम है या योग है, और हमें वापस से सही औसत बताना है। तो कुल योग में कुल संख्या का हमें डिवाइड करना पड़ेगा जो कि है 10। 0 से 0 मिल जाएगा हमें औसत 16 या एवरेज हो जाएगा 16, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल। एक आर्टिकल को, एक वस्तु को बेचने पर 72 रुपए में लॉस होता है, नुकसान होता है 10% का। तो अगर 5% का प्रॉफिट कमाना हो तो उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। जब पहले 72 रुपए में बेच रहे थे तो 10% का लॉस हो रहा था, तो लॉस हम किस पर लेते हैं, सीपी पर या फिर क्रय मूल्य पर, जो कि हम 100% मानते हैं। अब इस कॉस्ट प्राइस पर या सीपी पर 10% का लॉस हो गया, तो 10% हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 90%। मतलब 90% में बेची, और कितने में बेची, रुपए भी हमें पता है 72, तो 90% इक्वल टू हम 72 लिख सकते हैं। यहां से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, 90 को हम डिवाइड में ले जाएंगे 72 के, 72 बाय 90, 1%। अब इस इक्वेशन से हम, क्वेश्चन में पूछा है कि 5% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। 5% का लाभ या 5% का प्रॉफिट, इसका मतलब 5% हम इसमें और बढ़ा दें, इसका मतलब 105% में हमें उसे बेचना पड़ेगा जिसकी कीमत बतानी है। तो 1% इक्वल टू इतना है, तो 105 हम निकाल सकते हैं, दोनों तरफ 105 और 105 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 105 का करेंगे तो 105 ही आएगा, और इसमें कर दें 72 बाय 90 इंटू 105। इतने रुपए में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, 5 से कर दें, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 से 1 बार और 8 बार 40, फिर 3 से 6 बार और 3 से 7 बार 21। 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इससे 6 1 जा 6 और 2 बार 12, 12 इंटू 7 इक्वल टू 84। 84 रुपए में उसे बेचना पड़ेगा उस वस्तु को। आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, ए किसी काम को 4 दिन में और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो वो दोनों उस काम को साथ में कितने दिन में खत्म कर लेंगे। ए करता है 4 दिन में और बी को लगते हैं उसी काम को करने में 12 दिन। तो यहाँ पर हम कुल काम या टोटल वर्क निकाल सकते हैं इन दोनों का एलसीएम लेकर। एलसीएम तो 12 आ जाएगा, 4 और 12 का 12, ये हो जाएगा टोटल वर्क या फिर कुल कार्य। और ये क्या थे, ये कुल दिनों की संख्या या टोटल डेज थे। यहां से हम एक दिन का काम निकालेंगे, 1 डे वर्क, कुल काम में कुल दिनों की संख्या से डिवाइड करके। तो 12 में डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 3, और 12 में डिवाइड करेंगे 12 से तो 1। ए एक दिन में 3 काम करता है, 3 कार्य कर लेता है, और बी एक दिन में 1 करता है। तो अगर ये दोनों साथ में मिलकर कार्य करें तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 3 + 1 4। इसका मतलब एक दिन में ये दोनों 4 वर्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें कुल दिनों की संख्या बतानी है, तो कुल कार्य में हम टोटल वर्क में एक दिन के कार्य को डिवाइड कर दें।
तो 12 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 3। ए और बी को काम करने में कुल दिन लगेंगे 3। या फिर हम इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं, 1 डे इक्वल टू एक दिन में 4 वर्क करते हैं, 4 कार्य कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, दिनों की संख्या बतानी है। और कितना कार्य करने में, 12 कार्य करने में। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इसको डिवाइड में ले आएंगे, बाय 4 इक्वल टू 1 वर्क। अब यहाँ पर इस 1 की जगह पर हमें 12 लेके आना है, क्योंकि कुल कार्य तो 12 है। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ 12 और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 और इंटू 12, डिवाइड करेंगे 4 से, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 3 डेज इक्वल टू 12 वर्क। इसका मतलब हो गया कि 12 कार्य करने में, 12 वर्क करने में 3 दिन लगेंगे। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है 5 years ago या 5 वर्ष पहले P और Q की एवरेज एज या औसत आयु थी 15 और एवरेज एज या औसत आयु दी गई है P, Q और R की वर्तमान में 20 वर्ष। तो हमें R की एज या R की आयु बतानी है 10 वर्ष के बाद। यहाँ पर हमें औसत आयु दी गई है P और Q की, लेकिन ये कब की है, 5 वर्ष पहले की है, वर्तमान की नहीं है, 5 वर्ष पहले की है। P और Q की औसत आयु दी गई है 15। तो हम P और Q का हम योग निकाल सकते हैं, कुल एवरेज में, कुल औसत में कुल संख्या का मल्टीप्लाई करके। औसत है 15 और कुल संख्या है 1 और 2, तो इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 15 इंटू 2 30। तो P और Q के आयु का योग आ गया 30, लेकिन 5 साल पहले। अब इसको हमें अभी वर्तमान में लेकर आना है, तो एक को हम वर्तमान में लाने के लिए +5 करेंगे, तो 2 को वर्तमान में लाने के लिए, प्रेजेंट में लाने के लिए +5 और कर देंगे। इसका मतलब हमें +10 करना पड़ेगा। तो 30 में +10 कर दें इक्वल टू 40। तो P और Q का हमें योग मिल गया वर्तमान में, प्रेजेंट में 40। अब क्वेश्चन में हमें P, Q और R, P, Q, R तीनों की औसत आयु भी दी गई है 20। ये औसत आयु है। तो कुल औसत में जब हम कुल संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी है संख्या, 1, 2, 3, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों का हमें योग मिल जाएगा 60। तो P, Q, R तीनों की आयु का योग मिल गया 60। अब यहां पर हमें P और Q का पहले से पता है 40, तो इस P प्लस Q की जगह पर, इतने की जगह पर हम 40 लिख सकते हैं। 40 प्लस R इक्वल टू 60। यहां से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे, R इक्वल टू 60। ये 40 प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 60 माइनस 40 इक्वल टू 20। तो R की आयु हो गई, R हो गया 20 साल का। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 10 वर्ष के बाद, तो अभी 20 का है, 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 30 का। तो आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% ऑफ m सेम है, मतलब बराबर है 10% ऑफ m इक्वल टू 20% ऑफ n। तो हमें m रेशो n की वैल्यू बतानी है। 10% ऑफ m, इसका मतलब m का 10%, तो हम ऑफ, इंग्लिश का ऑफ या फिर हिंदी का, इसकी जगह पर इंटू लगाते हैं, तो इंटू m इक्वल टू, जो कि बराबर है n के 20% के, तो ऑफ या फिर इस का की जगह पर हम लगा देंगे इंटू। तो ये हो जाएगा 20% ऑफ का मतलब इंटू n। यहां से m रेशो n निकालना है, या तो हम इस परसेंट का साइन हटा के डिवाइड में 100 लिख दें, यहां पर भी 100, तो वो कैंसिल ही हो जाएगा। या फिर उससे अच्छा हम परसेंट को डायरेक्ट ही यहां से कैंसिल कर देते हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल। यहां पर ये 10 का 0 और 20 का 0 कैंसिल, यहां बचा 1, 1 इंटू m मतलब m इक्वल टू 2 इंटू n, 2n। हमें रेशो निकालना है m रेशो n, इसका मतलब m और डिवाइड में n लाना पड़ेगा, तो m, ये n को हम डिवाइड में ले आएंगे इक्वल टू, यहां पर बचा 2 और डिवाइड में कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया, तो m रेशो n हमें मिल गया 2:1, 2:1, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉपर का वायर है या फिर तांबे का तार, इसको मोड़ा गया है एक स्क्वायर की शेप में या वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, जिसका क्षेत्रफल या एरिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसी तार को
उसी तार को सेमी सर्किल की फॉर्म में मोड़ दिया गया है या फिर अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। तो हमें अर्धवृत्त की या सेमी सर्किल की त्रिज्या या रेडियस बतानी है। पहले तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया या स्क्वायर के रूप में, तो पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये हो गया स्क्वायर या वर्ग। इसका क्षेत्रफल या एरिया दिया गया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल या स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते हैं? जो भी साइड या भुजा दी गई होती है उसका हम वर्ग कर देते हैं या स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां से हम इस वर्ग की भुजा निकालेंगे या साइड निकालेंगे। तो क्षेत्रफल या एरिया दिया गया है 81 इक्वल टू, इसकी साइड हमें पता नहीं है, भुजा पता नहीं है, तो उसकी जगह पर हम s ही लिख देते हैं। यहां पर पावर 2 है, इस 2 को हम इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे तो 1/2 हो जाएगी। 81 की पावर 1/2 और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट या वर्गमूल इक्वल टू s। 81 से निकलकर बाहर आएगा 9 इक्वल टू s। तो इस वर्ग की भुजा हमें मिल गई 9। अब ये 9 है तो सभी साइड्स बराबर होती हैं, तो सारी साइड्स या सारी भुजाएं 9 हो जाएंगी। अब वर्ग की भुजा की मदद से हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। पेरीमीटर या परिमाप निकालने के लिए वर्ग की चारों साइड्स को जोड़ दो, सभी भुजाओं को जोड़ दो या फिर 4 में मल्टीप्लाई कर दो किसी एक भुजा का। तो 4 × 9 परिमाप या पेरीमीटर हमें मिल गया 36। या फिर अगर हम इन सभी साइड्स को, सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तब भी 36 ही आएगा। यहां पर हमने ये पेरीमीटर या परिमाप क्यों निकाला? क्योंकि हमें इस वर्ग की इस दूरी से मतलब है। ये 81 जो दिया गया है ये इसके अंदर का क्षेत्रफल दिया गया है, तो अंदर के क्षेत्रफल से हम कुछ नहीं करना है। ये एक तार है तो तार तो इस तरह से मुड़ा हुआ है, हमें तार की लंबाई की दूरी पता करनी है, मतलब कि तार की लंबाई पता करनी है। तो तार की लंबाई हम कैसे निकालेंगे? जब हम इसका परिमाप निकालेंगे या पेरीमीटर। हमें केवल ये बाहर वाली लंबाई ही देखनी है। तो ये पूरी लंबाई कितनी आ रही है? 36। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तार जो है ये पूरा 36 सेंटीमीटर लंबा है। क्या चल रहा है? मीटर। अब इंग्लिश में सेंटीमीटर दिया है, हिंदी में मीटर दिया है, तो हम इंग्लिश वाली वैल्यू को सही मानते हैं, तो हमें सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो तार की लंबाई हो गई 36 सेंटीमीटर। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि इंग्लिश और हिंदी वाली स्टेटमेंट में अलग अलग कुछ दिया गया हो, तो हम इंग्लिश वाली स्टेटमेंट की वैल्यू को सही मानते हैं, क्योंकि ऐसा व्यापम ने बोला है। इसलिए हमने तार की लंबाई को 36 सेंटीमीटर लिया। अब इसी तार से हमें एक अर्धवृत्त बनाना है। वृत्त क्या होता है? ये पूरा सर्किल। अब इस सर्किल को हम आधा काट दें यहां से तो ये सेमी सर्किल हो जाएगा, या फिर इस पूरे वृत्त को हम बीच में से आधा काट दें तो अर्धवृत्त हो जाएगा। मतलब हमें कितना लेना है? इतना हिस्सा, या फिर हम ऊपर का ले लें या फिर नीचे का ले लें, कोई भी हिस्सा, जो कि हमें इसी तार की लंबाई से बनाना है। मान लो तार यहाँ पर जॉइंट है तार का, तो इस तार को जब हम फैलाएंगे तो इस तरह से पूरी लंबाई हमें मिल जाएगी 36 सेंटीमीटर। तो इसी लंबाई से हमें इसको यहां से और यहां से मोड़कर ये अर्धवृत्त बनाना है इस तरह से। और बने हुए अर्धवृत्त की हमें त्रिज्या बतानी है, इतनी दूरी। तो हम वृत्त से एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। यह हो गया अर्धवृत्त या सेमी सर्किल। यह हो गया सर्किल का या वृत्त का केंद्र। अब त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से इसकी परिधि तक जाने वाली दूरी। तो किसी भी दिशा में चले जाएं, या फिर नीचे की तरफ या फिर इस तरफ, या तो हम ये दूरी ले लें या फिर ये दूरी ले लें। केंद्र से परिधि तक की दूरी उसकी त्रिज्या होगी। तो ये त्रिज्या हमें निकालनी है, जो कि मान लेते हैं हम r है। यहां पर हमने इस वर्ग से अर्धवृत्त बनाया है, तो इस अर्धवृत्त के अंदर के क्षेत्रफल से हमें कुछ नहीं करना है। अंदर का क्षेत्रफल हमें नहीं लेना है, हमें ये बाहर की दूरी लेना है। और बाहरी दूरी या फिर बाहरी लंबाई क्या होती है? परिधि या फिर सर्कमफ्रेंस। तो वृत्त की परिधि हम कैसे निकालते हैं? c = 2 पाई r से। यह हो गई वृत्त की परिधि या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। इसी तरह से निकालते हैं। तो एक वृत्त के लिए है, एक पूरे वृत्त के लिए है, तो जब हमने उसे बीच में से आधा काट दिया तो इसे भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। और यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम केवल पाई r लेंगे अकेला। तो पाई r से हम इसकी परिधि या फिर सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी c = पाई r या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल पाई r।
अब यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है कि यहाँ पर हमने दूरी कितनी ली है। यहाँ इस पॉइंट से लेकर स्टार्ट होकर यहाँ तक गए हम, केवल यही दूरी ली है हमने, लेकिन इसके अलावा अर्धवृत्त में ये वाली दूरी भी तो होती है। जब हमने वृत्त को काटा था तो यहाँ से हमने केवल इतनी दूरी को ही काटा था। इस दूरी के अलावा जो ये ऊपर का हिस्सा होगा, ये वाली दूरी भी तो हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि तार भी तो यहाँ तक ही गया है। ये पूरी लंबाई कैसे बनी है, ये एक तार ही तो है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि निकालने के लिए हमें इस तार की ये वाली लंबाई तो लेनी ही पड़ेगी और साथ में हमें ये वाली लंबाई भी लेनी पड़ेगी। तो ये इतना कितना है, ये तो त्रिज्या हो गई r, और ये वाली भी तो त्रिज्या ही है, तो ये भी r, तो r और r 2r हो गई। तो इस पाई r के साथ में ऐसे हम जोड़ देंगे, r और r 2r हो जाएंगे, तो साथ में लिख दिया हमने 2r, पाई r प्लस 2r। अब यहां पर हम वैल्यू रख देंगे। इस सर्कमफ्रेंस की जगह पर या परिधि की जगह पर क्या लिखेंगे, तार की लंबाई, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं 36, तो इसकी जगह पर 36 लिखा, इक्वल टू यहां से r है पाई r और 2r, यहां से r और r हम कॉमन ले लेंगे, तो r बाहर निकाला, अंदर ब्रैकेट में जब यहां क्या बचेगा, पाई प्लस और 2r में से r को हमने हटा दिया, तो यहां क्या बचा 2। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अगर ब्रैकेट को हटाएंगे तो इतना ही हमें मिलेगा। यहां पर पाई की जगह पर हम लिखेंगे, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई 22/7, r की जगह पर r लिखा और इस पाई की जगह पर लिखेंगे 22/7 प्लस 2। इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर 2 के नीचे कुछ नहीं है, हमने 1 मान लिया, एलसीएम लेंगे 7 आ जाएगा, 7 का 7 में डिवाइड 1 और 1 का इंटू 22 में, तो 22 मिलेगा, प्लस 1 का डिवाइड करेंगे 7 में तो 7 मिलेगा, और 7 इंटू 2 14, 4 और 2 6 और 2 और 1 3, 36/7। तो ये किसके बराबर में था, यहां पर 36 इक्वल टू ये r, और इसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिल गया 36/7, तो इनटू में लिख सकते हैं हम 36 डिवाइड में 7, और यहां पर 36 से 36 कैंसिल, और ये r डिवाइड में है, इधर हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो इंटू 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ 36 तो कैंसिल हो गया, तो 1 बचा, 7 इंटू 1 7 इक्वल टू यहाँ पर कुछ नहीं r, तो r इक्वल टू 7 या r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आंसर, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नंबर जिसको डबल कर दिया जाए दुगना और फिर उसमें 9 जोड़ दिया जाए, तो कोई नंबर हम मान लेते हैं x है, तो x को जब हम दुगना कर देंगे इसका मतलब 2x हो गया वो, और उसमें 9 जोड़ दें तो 9 जोड़ दिया, फिर रिजल्टेंट जो रिजल्ट मिलेगा उसे ट्रिपल्ड करना है, 3 गुना करना है, तो हमें रिजल्ट क्या यही मिला है रिजल्ट, इसको हम 3 गुना कर देंगे, तो 3 का इंटू कर देंगे, ये हो गया 3 गुना, तो वो 75 हो जाता है, 75 के बराबर है, तो इक्वल टू 75। वह नंबर क्या होगा, वो नंबर x है, तो x की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। यहां पर 3 इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा 75 के, या फिर यहीं से हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये क्या हो गया 2x प्लस 9 इक्वल टू 25। 9 प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस लिख सकते हैं हम, यहां से 9 हटा देंगे तो यहां पर मिल जाएगा 2x इक्वल टू 15 में से 9 6, तो 1 बचा 16, इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार डिवाइड हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमें x इक्वल टू 8, या फिर वो नंबर क्या होगा 8, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है, ABC एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं इतने रुपए, ABC ने इतने रुपए का निवेश किया एक व्यापार में, तो A 7,000 रुपए अधिक इन्वेस्ट या 7,000 रुपए अधिक निवेश करता है B से, और B 5,000 अधिक करता है C से, और कुल लाभ है इतना, जिसमें से हमें C का हिस्सा बताना है, C को कितने रुपए मिले, C को कितना लाभ हुआ। सबसे पहले यहां पर हम ABC तीनों का निवेश की गई राशि का अनुपात निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट रेशो निकालेंगे, A, B और C। अब यहां पर बोला है कि A ने B से 7,000 और B ने C से 5,000 ज्यादा लगाए,
तो किसी एक की भी हमें राशि पता नहीं है कि किसने कितने लगाए, तो यहाँ पर हम किसी को भी x मान सकते हैं, या तो a को मान ले या b को या फिर c को। अगर हम b को x मानेंगे तो a को कितना हो जाएगा, x प्लस 7000, इतने रुपए लगाए होंगे a ने, और b ने 5000 ज्यादा लगाए c से, इसका मतलब c ने 5000 कम लगाए होंगे b से, तो x में से 5000 माइनस कर देंगे तो c का आ जाएगा। या फिर इसमें हम c को भी x मान सकते हैं। अगर c की निवेश की गई राशि हम मान लेते हैं कि x रुपए है, तो b ने c से 5000 अधिक लगाए हैं, तो b के हो जाएंगे x प्लस 5000, और a ने 7000 अधिक लगाए हैं b से, तो b का है इतना, इतने में हम 7000 और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 और 5 12, 12000। यहां से तीनों की निवेश की गई या फिर तीनों की इन्वेस्ट की गई मनी या पूंजी हमें पता चल गई है, और कुल क्वेश्चन में दी गई है इतनी, तो इन सभी को प्लस करके हम इतने के बराबर में लिख सकते हैं 47,000 के, क्योंकि कुल तो इतनी ही है ना। तो a प्लस बी प्लस सी यानी x प्लस 12,000, ये हो गया a का, प्लस अब b का x प्लस 5,000, और प्लस c का है x। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, जितनी की कुल थी पहले, 47,000। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, 1 2 3, 3x हो गए, प्लस 12 और 5 17, अब ये प्लस के होंगे 17 आएंगे, तो इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो डायरेक्ट माइनस कर दें हम 17, ये हो जाएगा 0, 3 0 आ जाएंगे, 7 में से 7 0 और 4 में से 1 3। अच्छा सॉरी, ये इक्वल में है, ये हमने माइनस किया था तो हमें मिला था 30,000। 3 को हम डिवाइड कर दें या फिर डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं 1, तो ये x इक्वल टू मिल जाएगा हमें 10,000। तो ये x क्या था, x था c की राशि, तो इससे हम a और b दोनों की पता कर सकते हैं। ये हो जाएगी c की 10,000, और b में 5 हम जोड़ देंगे, तो 10 में 5 जोड़ेंगे 15,000, और इस 15 में हमें 12,000 और 12 नहीं 7,000 ज्यादा है, तो 7 हम जोड़ देंगे, तो 15 और 7 22, ये हो जाएगा 22,000। या फिर हम x में या फिर c में ही 12 जोड़ देंगे तो भी 22 आ जाएगा। तो ये a की, ये b की और c की राशि ये, और क्वेश्चन में कुल लाभ दिया गया है और हमें तीनों की निवेश की गई राशि पता है, तो इन तीनों का रेशो निकाल सकते हैं हम। तो रेशो निकालेंगे, यहां पर 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, और डिवाइड करेंगे तो 2 से 3 से, ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ए बी सी तीनों का रेशियो हमें मिल गया 22, 15 और 10। इसी रेशियो से हम सी का हिस्सा निकालेंगे, कुल लाभ कितना है 4700, तो यहां पर हमें सी का हिस्सा बताना है कितने में से, इतने रुपए में से। तो हम सी का पूछा है तो सी का रेशियो हम ऊपर लिखेंगे, और डिवाइड में सभी रेशियो को प्लस करके 5 और 2 7, 2 3 4 47, जिसका पूछा है उसका रेशियो हम ऊपर लिखेंगे, सी का पूछा था तो 10, डिवाइड में बाकी तीनों रेशियो को प्लस करके लिखेंगे, और इनटू में कितने में से बताना है हमें, 4700 में से। यहां पर 47 से 47 1 बार 0 0, 10 इंटू 100 करेंगे तो यह जाएगा 1000। तो कुल लाभ में से सी का हिस्सा हो जाएगा 1000, ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, क्रमचय और संचय का। अगर np3 इक्वल टू np2 है तो हमें n की वैल्यू बतानी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें p का फॉर्मूला पता होना चाहिए, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन मतलब क्रमचय और ये संचय। जब भी कभी अरेंजमेंट या फिर व्यवस्था करनी होती है तो हम p वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और या फिर हमें सिलेक्शन या फिर चुनना होता है तो हम c वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में देखें तो किसी भी तरह की अरेंजमेंट या व्यवस्था या सिलेक्शन कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन दी गई है np3 इक्वल टू np2। परम्यूटेशन के लिए या फिर क्रमचय के लिए फॉर्मूला होता है n c
आर इक्वल टू एन यहाँ पर है टोटल या फिर कुल एन में से आर की व्यवस्था, सॉरी ये सी नहीं होगा, ये पी होगा, एन पी आर। कुल एन में से आर की व्यवस्था करने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फैक्टोरियल एन डिवाइड में फैक्टोरियल एन माइनस आर, मतलब इन्हीं दोनों का अंतर। ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला हो गया। अब हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो एन सी आर, इसका मतलब कुल एन में से आर को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा या आर को चुनना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल एन डिवाइड फैक्टोरियल में आर और इनटू में फैक्टोरियल एन माइनस आर, इन दोनों का अंतर। और फैक्टोरियल के साइन को हम दो तरह से लगाते हैं, एक तो ये साइन, ये भी फैक्टोरियल का ही साइन होता है और ये साइन भी फैक्टोरियल का ही होता है। जैसे इस वाले फॉर्मूले को हम दूसरे वाले साइन के साथ अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन डिवाइड फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो एन माइनस आर लिख देंगे और फिर लगा देंगे ये साइन फैक्टोरियल का। ये और ये दोनों फॉर्मूला सेम ही हैं। और इसी तरह से हम इस वाले फॉर्मूले में भी ये वाला साइन लगा सकते हैं। तो फॉर्मूले क्या हो गए हमारे, एन पी आर और एन सी आर के, ये दोनों। यहां पर हमें पी वाला फॉर्मूला लगाना है, मतलब ये। अब यहां पर एन पी आर है तो एन की जगह तो एन है, लेकिन आर की जगह पर क्या है, 3, तो हमें आर की जगह पर 3 लिखना पड़ेगा। इसमें जब हम फॉर्मूला लगाएंगे एन पी 3 में, तो ऊपर क्या है फैक्टोरियल एन, तो यहाँ ऊपर तो फैक्टोरियल एन ही आ जाएगा। अब डिवाइड में क्या आ जाएगा, एन माइनस आर, तो एन माइनस आर की जगह पर क्या आ जाएगा 3, ये फैक्टोरियल का साइन इक्वल टू, अब है एन पी 2, तो एन की जगह पर तो एन ही लिखेंगे हम, इसी फॉर्मूले से लगा रहे हैं हम। ये हो जाएगा एन पी 2, आर की जगह पर 2 दिया गया है, तो ऊपर फैक्टोरियल एन और नीचे फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो एन माइनस आर की जगह पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम 2, ये फैक्टोरियल का साइन, और ये डिवाइड में है। यहां पर इक्वल में है और दो वैल्यूज सेम है, तो यहां से फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा 1, और यहां पर भी 1 बचेगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे n माइनस 3 का, यहां पर मतलब कुछ नहीं है तो 1, और यहां पर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 मान लेंगे, तो 1 इंटू एन माइनस 2, तो 1 इंटू एन माइनस 2 मतलब क्या, फैक्टोरियल। यहां पर फैक्टोरियल इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस 3 में करेंगे तो मिल जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल के अंदर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही हमने लिख दिया है, इसका इसमें और इसका इसमें, बीच में इक्वल था तो इक्वल का साइन। अब ये एक रूल होता है कि फैक्टोरियल में से मान लो ये फैक्टोरियल हमने 3 लिख दिया, या फिर फैक्टोरियल हम 9 मान लेते हैं, ये है फैक्टोरियल 9। तो फैक्टोरियल में से अगर हम नंबर बाहर निकालना चाहते हैं तो 9 में से हम क्या 9 बाहर निकाल लेंगे और अंदर हम एक नंबर माइनस, मतलब एक -1 करके हम लिख देते हैं फैक्टोरियल के अंदर। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंटू में 8। इसका मतलब अगर इस 9 को हमें बाहर निकालना है तो इस 9 को हम बाहर निकाल देंगे, इंटू में फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, उस 9 में से हमें -1 करना पड़ेगा। उसी तरह से इसके आगे भी हम और क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू इस फैक्टोरियल 8 में से अगर हमें 8 को बाहर निकालना है तो 8 तो बाहर निकाल देंगे, इंटू फिर फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, इस 8 में से -1 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7। इसका मतलब फैक्टोरियल में दी गई किसी भी संख्या को अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं तो उसे हम बाहर निकालेंगे और इंटू में फैक्टोरियल करके उसी संख्या में से एक कम यानी कि -1 करके हम लिख देंगे। अब यहां पर क्या है, n-2 है, तो अगर इस n-2 ये एक साथ ही निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम n को अलग निकाल लें और 2 को अलग निकाल लें। ये पूरी एक संख्या है, ये एक नंबर है n-2, तो ये पूरा इकट्ठा ही निकलेगा। यहां पर हम n-2 को बाहर निकालें तो n-2 बाहर हो गया, इंटू फिर अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल के अंदर इस पूरे में से -1 कर दो, तो n-2 में से यहां लिख देते हैं n-2 है, इस n-2 में से क्या बचेगा, -1 कर दो, तो -2 और -1 कितने हो जाएंगे, n-3, ये माइनस है n-3, तो अंदर बच गया n-3 फैक्टोरियल के अंदर, और ये n-2 बाहर आ गया। यहां पर हम ब्रैकेट लगा सकते हैं,
या फिर ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा, सेम लिख देंगे n-3 फैक्टोरियल के अंदर। अब ऐसा हम क्यों कर रहे थे, ये अंदर बाहर करना क्यों कर रहे थे, इसीलिए ताकि हम ये n-3 को n-3 से काट सकें। इस n-2 में से एक कम होकर निकला n-3, तभी तो ये कैंसिल होंगे। कैसे भी करके हमें इन फैक्टोरियल को हटाना है बस। अब ये इनटू में है, ये एक पूरा नंबर इनटू में है और ये एक पूरा नंबर इनटू में है और ये, तो यहां से हम इस फैक्टोरियल n-3 से फैक्टोरियल n-3 को कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां क्या बचा, n-2, ये फैक्टोरियल नहीं है, ये ब्रैकेट में है, मतलब n-2 सिंपल हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद इक्वल टू, यहां क्या बचा, ये तो कैंसिल हो गया, अब यहां पर 0 नहीं बचेगा, इससे हमने इसको कैंसिल किया है तो 1 बचेगा। नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन में यही गलती हो जाती है कि n-3 से n-3 कैंसिल किया तो n-2 इक्वल टू 0 लिख दिया, इस -2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो n इक्वल टू 2 मिल जाएगा, तो इस तरह से n इक्वल टू 2 निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं बचेगा। जैसे मान लो एक इक्वेशन दी गई है 5x इक्वल टू 5, तो यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में जो है 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 1 बचता है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और यहाँ से हम x की वैल्यू 0 नहीं निकालते हैं, यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 निकालते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी n-2 इक्वल टू 1 होगा, n-2 इक्वल टू 1, ये -2 का है, इस तरफ आएगा तो +2 हो जाएगा और यहाँ से ये हटा दो तो n इक्वल टू हमें मिल गया 1 + 2 3, n इक्वल टू 3, यही पूछा था, n की वैल्यू हो जाएगी 3, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।